नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पीटी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो आपने भी अपनी पढ़ाई को और तेज किया होगा। ठीक है, तो आइए हम फिर से एक नए मुद्दे पर बात करेंगे जो 4 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक की श्रेणी में आता है। ठीक है, टॉपिक है आज का MSME। ठीक है, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक, तो ये क्या है और ये चर्चा में क्यों था, इससे सवाल क्यों आएंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ है और ये महत्वपूर्ण इसलिए जाता है क्योंकि अभी ये कोविड के दौरान ही इस जो है चर्चा का विषय एक बार फिर से बन गया। हालांकि ये महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। खास बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसमें इस बात की घोषणा की गई है कि MSME की परिभाषा चेंज की जाएगी। ठीक है, जो उसका डेफिनेशन है उसको चेंज किया जाएगा। अब डेफिनेशन चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि माइक्रो कुछ और कह दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। MSME को परिभाषित करने के लिए उसके इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हो सकता है, उसके एक जो है दायरे निर्धारित थे, तो उसमें बदलाव किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी परिभाषा को बदला गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो MSME से सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसको कि MSME क्या है। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को आप मत भूलिएगा। MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। ठीक है, तो MS और बाकी ये इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब होता है लघु और मीडियम का मतलब तो आप जानते हैं क्या क्या होता है, मध्य, छोटा या मध्य या बीच का, जो ना बड़ा है ना छोटा है। ठीक है, तो मध्य। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स के टर्म है वो उसको आप इंग्लिश में ही समझ लीजिए तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि उसकी हिंदी इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सूक्ष्म, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में क्या बदलाव किया गया है और पहले इसकी परिभाषा क्या थी, इसको समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो MSME एक्ट 2008 यानी कि 2008 में MSME एक्ट लाया गया और उसी के तहत इसकी परिभाषा दी गई। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो इसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 45% औद्योगिक सॉरी 45% औद्योगिक रोजगार उपलब्ध करवाता है। रोजगार उपलब्ध करवाता है। ठीक है, MSME जो है वो 45% रोजगार उपलब्ध करवाता है। अब यहाँ पर रोजगार का मतलब कतई सरकारी नौकरी मत समझ लीजिएगा। हमारे देश में भ्रम हो गया है, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी समझ ली जाती है, ऐसा नहीं है।
रोजगार चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, सब रोजगार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इवन रोजगार की जो परिभाषा है वो ये है कि अगर कोई 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का युवा काम करने को इच्छुक है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष के बीच का जो युवा होता है उसको कार्यबल समझा जाता है, कार्यबल या श्रम बल। तो जो कार्यबल है, अगर वो कोई काम करने को इच्छुक है और उसकी योग्यता के अनुसार काम करने के इच्छुक है और 6 महीने तक वो उसको जो है काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब वो बेरोजगार कहलाता है। अब अभी वर्तमान में रोजगार को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन रोजगार की जो परिभाषा है वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियां नहीं होती हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझे रहिए, क्योंकि जब आप जो है मुख्य परीक्षा में जाएंगे वहाँ पर आपको जब लिखना होगा तो आपको इस समझ आप में होनी चाहिए कि रोजगार का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब MSME जो है वो 45% औद्योगिक रोजगार उपलब्ध करवाती है। ये तो प्राइवेट सेक्टर है, ये तो प्राइवेट सेक्टर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं कि MSME का और योगदान क्या है। 50% टोटल एक्सपोर्ट जो है, यानी कि निर्यात, कुल निर्यात का जो है 50% MSME के माध्यम से होता है। कुल निर्यात का 50% MSME के माध्यम से होता है और करीब 95% इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं वो MSME के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 95% औद्योगिक इकाई इसी MSME के अंतर्गत आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ है। ठीक है, अब चलिए चार्ट बना के समझते हैं कि परिभाषा में बदलाव क्या किया गया है। MSME एक्ट 2008 और इसमें जो परिभाषा थी MSME की, उसको समझने के लिए एक चार्ट से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, MSME, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं M यानी कि माइक्रो, यहाँ पर S यानी कि स्मॉल और ये मीडियम। ठीक, MSME इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक, अब हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आप ये जानते हैं कि कोई छोटा धंधा हो या बड़ा धंधा हो, उसमें 2 प्रकार के ही धंधे होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विस। ठीक है, तो इसलिए 2 आधार पर देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि MNF और सर्विस। ठीक है, यानी कि MNF और सर्विस, ये 2 ही आधार जो है हो सकते हैं। चार्ट आप बना लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बदलाव किया क्यों गया है और बदलाव क्या किया गया है। तो जो माइक्रो जो है कंपनियां हैं, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाई हैं, यानी कि जो सूक्ष्म औद्योगिक इकाई हैं, उसमें अगर कोई कंपनी, एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिएगा कि जो MSME एक्ट 2008 है, इसमें किसी भी कंपनी को माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज कहने के लिए जो मानक बनाया गया, वो किसको बनाया गया? इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, यानी कि निवेश को ही क्या बनाया गया, उनके मापने का जो मापदंड बनाया गया वो किसको बनाया गया? निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बनाया गया। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी जो बदलाव किया गया है कुछ दिन पहले, ठीक है, तो उसमें केवल निवेश को नहीं रखा गया है, अब बदल दिया गया है। ठीक है, वही महत्वपूर्ण है, वहीं से सवाल आएगा। तो पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि 25 लाख रुपया अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो
25 लाख रुपए तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जो इकाई होगी, जो औद्योगिक इकाई होगी, वो माइक्रो की श्रेणी में आएगी। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो, और अगर सर्विस के लिए है तो ये जो सीमा कितना है, 10 लाख। कितना? 10 लाख है। आप इसको समझ लीजिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो 25 लाख रुपए तक का एक यूनिट लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या कहलाएगी? सूक्ष्म औद्योगिक इकाई, यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, और अगर सर्विस सेक्टर में वो लगा रही है तो 10 लाख तक। ठीक है, जो स्मॉल है वो 5 करोड़ और 2 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ और 2 करोड़, ये 5 करोड़ और ये 2 करोड़। और जो मीडियम है वो 10 करोड़, 10 करोड़ से 5 करोड़। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कंपनी 5 करोड़ रुपए तक लगाती है मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने में, तो स्मॉल कही जाएगी। ठीक है, और अगर 2 करोड़ तक वो लगाती है सर्विस सेक्टर में, तो वो स्मॉल कही जाएगी। इसी प्रकार मीडियम का भी देख लीजिए आप। ठीक, तो ये जो परिभाषा है ये कब की है? ये 2008 में जो MSME एक्ट बना उसके तहत जो दी गई परिभाषा है वो है। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, आफ्टर चेंज। अब बदलाव के बाद क्या हुआ? ठीक है, तो बदलाव के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये है कि इस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मिला दिया गया। क्या किया गया? दोनों को मिला दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग अलग से नहीं बनेगा, यानी कि एक से ही बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों एक ही में शामिल होंगे, चाहे कोई सर्विस सेक्टर में लगा रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो बन करके कैटेगरी आया उसमें 2 चीज़ देखने वाली है। ये आपका माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या था? केवल इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि निवेश जो है, उसको मानक बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मानक 2 होंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट होगा और दूसरा टर्नओवर होगा। दूसरा जो होगा वो टर्नओवर होगा। यानी कि शुरुआत में जो यहाँ पर था केवल निवेश को देखा जाता था मानक के रूप में, लेकिन अब केवल निवेश को नहीं देखा जाएगा, उसके साथ साथ जो वार्षिक आय उसका है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सवाल यूपीएससी यहीं से पूछेगी। ठीक है, तो अब जो बना है क्राइटेरिया उसको भी आप देख लीजिए। ये है 1 करोड़ से 5 करोड़, और जो स्मॉल में है 10 करोड़ से 50 करोड़। ठीक है, और ये है 50 करोड़ से 250 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ से 250 करोड़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 करोड़ से 5 करोड़ का मतलब है कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, इन दोनों में जो भी ज़्यादा, मतलब इससे 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है और उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो किस में आएंगे? माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट में आएंगे। और अगर उसने 10 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया है और जो उसका वार्षिक टर्नओवर है वो 50 करोड़ है, तो वो किस में आएगा? स्मॉल में आएगा। और अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो किस में आएगा? मीडियम में आएगा। यही बदलाव किया गया है जिसकी घोषणा आत्म भारत स्कीम में की गई है। ठीक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। उस स्कीम को भी हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन चूंकि उसमें MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया था, इसलिए आपको ये समझना जरूरी था। एक बात यहाँ पर आप और समझ लीजिए, ये क्यों बनाया जा रहा है, ये स्केलिंग क्यों की जा रही है।
ये स्केलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि अधिकतर कंपनियां इस कोशिश में लगी रहती हैं कि उनको एमएसएमई के तहत दर्ज कर लिया जाए। इसका फ़ायदा उनको क्या होता है? इसका फ़ायदा उनको ये है कि उनको जो लोन मिलता है उसमें कम दर पर लोन मिल जाता है, लोन में छूट मिल जाती है। यानी कि बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एमएसएमई को दी जाती हैं, या आरबीआई जो है अपने नियम में बदलाव करके एमएसएमई को अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड करने की व्यवस्था बनाती है। तो इसीलिए जो कंपनियां हैं वो इस दायरे में आना चाहती हैं और सरकार पर दबाव भी बनाती रहती हैं। अभी जब ये आत्म भारत योजना की घोषणा हुई उस वक्त जो है ये जो मीडियम वाला है इसका जो रेंज है ये कम था, लेकिन इसके रेंज को बढ़ाया गया। ठीक है, इसके रेंज को क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो जो बड़े औद्योगिक लोग थे उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि इसको बढ़ाएं ताकि 250 करोड़ टर्नओवर वाले कंपनी भी इसमें आ सकें। ठीक है, तो ये कंपनियों का फ़ायदा होता है, इसलिए उसमें आना चाहती हैं और सरकार इसलिए इसकी जो है इसका स्केलिंग करती है, अलग अलग स्केल बनाती है और जो छोटे से बड़े के तरफ जो है वो सुविधाएं देती हुई जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एमएसएमई। बहुत महत्वपूर्ण है इस बार परीक्षा के, वेरी इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में इसको रख लीजिए, पक्का जो है सवाल आएगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें हम लेंगे। आत्म भारत योजना की बात करेंगे, निर्भीक योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें जो निर्यातक कंपनियां हैं उनको बीमा ऋण देने की बात की गई है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण स्कीमों की चर्चा करनी है, लेकिन वो इस क्लास में नहीं हो पाएगा, तो अगली क्लास में मिलते हैं। बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। धन्यवाद।